Hello friends, welcome back again to Raghu's classes. In today's video, we are going to discuss again some important PYQs for CTET पेपर 1 एंड 2। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CTET जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 जुलाई 2024 को, उसके लिए अपना इंग्लिश का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसमें हम लोग आज की इस कड़ी में, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने किया था। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के आराम से सारे वीडियोस को देख सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारा जो इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चंस हैं हमारे। ठीक है, हम उसको देखते हैं सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा पहला क्वेश्चन है आज भी हम लोग एक कॉम्प्रिहेंशन को डिस्कस कर रहे होंगे, और इस कॉम्प्रिहेंशन में स्पेशली हम लोग देखेंगे एक पोएम को। कल हम लोगों ने एक पैसेज देखा हुआ था, आज हम लोग एक्चुअली एक पोएम को देखने वाले हैं। सो जो पोम होता है वो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज 1 के रूप में रखते हो, एज अ लैंग्वेज वन अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 किसी में भी रखो, उसका सिलेबस ये होता है कि उसमें एक पैसेज आता है और एक पोएम आता है। ठीक है, तो ये भी जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पेपर 1 का है, लैंग्वेज 1 का है, जिन्होंने भी इंग्लिश रखा हुआ था। सो यहाँ पर क्वेश्चन है टोटल, इससे हमें टोटल अभी 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और बाकी बात मैंने पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। टोटल 10 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल मैंने 9 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। डे बाय डे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप लोगों का सपोर्ट अगर बना रहा तो आगे हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड करेंगे और क्लासेस भी लाइव करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग एक्चुअली यहाँ पर हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्स को। मतलब अगर आप इधर किसी नंबर के लिए जूझ रहे हैं, आपको नंबर लाइक चाहिए, पासिंग मार्क्स वगैरह चाहिए होता है, एक लिमिट को अगर एक बोल सकते बूस्ट अप करने के लिए आपके मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है पैसेज। तो पैसेज को कैसे सॉल्व करना है इसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट। क्योंकि ये एक पोएम है, तो पोएम को जो लिखता है उसे हम लोग पोएट बोलते हैं, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं, या फिर हम उन्हें बोलते हैं पोएट। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएट द रेस इज़ बिटवीन। जो रेस है, रेस की बात हो रही है इस पोएम में। तो जो रेस है वो किसके बीच में है, किसके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पूरा पोएम पढ़ते हैं। ठीक है, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। मतलब रोज़ मैं एक अपने पेपर बोट को क्या करता हूँ, एक एक कर करके रनिंग स्ट्रीम यानी बहती धारा के साथ बहा देता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर आई राइट माई नेम ऑन देम एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। और उस बोट में मैं क्या करता हूँ, ब्लैक लेटर्स से बड़े बड़े अक्षरों में मैं अपना नाम लिखता हूँ और अपने गांव का नाम लिखता हूँ। आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। सो जो पोएट है उनको लगता है कि कोई कभी उनके बोट को खोज पाएगा, और अगर उनको वो बोट मिलता है तो वो फाइंड आउट कर लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि ये बोट किसका है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें एक आइडिया बिल्डअप होता है हमारे माइंड में। आइडिया ये बिल्डअप होता है कि ये जो पोएट है वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो जो राइटर है वो कम एज के हैं, या फिर अगर उन्होंने पहले लिखा हुआ है, पहले अपने इमेजिनेशन को लिखा है कि अगर वो बचपन में ऐसा किया करते थे तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना इस पोएम के थ्रू। ठीक है, आई लोड माई लिटिल बोट्स विद शिवली फ्लावर फ्रॉम आर गार्डन एंड। मतलब ये बोल रहे हैं कि मैं अपने बोट में क्या भर देता हूँ, शिवली फ्लावर होता है, फूल है, अपने गार्डन से फूल से भर देता हूँ। होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन द नाइट। ठीक है, जहाँ पर भी अभी दिन में मैं फूल डाल रहा हूँ, इनका कहना है तो रात में जहाँ पर भी ये बोट मेरा जाएगा ये इसके साथ सेफली जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि रेस किसके बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है रेस वर्ड आप यहाँ पर ढूंढ लेंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, रेस वर्ड को ढूंढते हैं। यहाँ पर देखने को तो मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी आई लॉन्च माई पेपर बोट एंड लुक अप इन टू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग दी वाइट बल्जिंग सेल्स। यहाँ पर देखो क्या है, लिटिल क्लाउड्स की बात हो रही है। ठीक है, जो कि सेल पे निकले हुए हैं, यानी कि अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं। आई नो नॉट व्हाट प्लेमेट ऑफ माइन इन द स्काई
प्लेमेट की बात हो रही है। प्लेमेट का मतलब जो अगर कोई गेम खेल रहे हैं साथी, ठीक है, साथी जो खिलाड़ी होते हैं उसे हम लोग प्लेमेट बोलते हैं। तो आई नॉट नो मतलब पोएट का कहना है कि वो नहीं जानते हैं उनका कौन सा प्लेमेट स्काई में है, ठीक है, और रेस करने के लिए ज़मीन पर आने वाला है। तो मतलब यहाँ पर रेस वर्ड मिल गया हमें, और किसके साथ, तो बोट के साथ। तो रेस इज़ बिटवीन, सबसे पहला तो बोट है, और स्काई में कौन है, तो यहाँ पर क्लाउड है, लिटिल क्लाउड्स हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोट्स एंड क्लाउड्स। इस तरह से क्वेश्चंस को आपको देखना है। अगर आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हो क्वेश्चंस को, तो आप एक बार पैसेज को पूरे अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, या पोएम जो भी होगा आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस पॉइंट पर आपका ये मिलने वाले से समय की बचत होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ द पोइट बरिंग हिज फेस इन हिज आर्म्स, द पोइट इज़, पोइट जो है अपने फेस को अपने आर्म्स में छिपाते हैं या ढक लेते हैं, अपने बाहों में ढक लेते हैं। तो क्यों वो ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने भी जो पढ़ा हुआ था तो आपने भी देखा होगा कि व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, जब रात आती है तो मैं अपने फेस को अपने आर्म्स में ढक लेता हूँ। एंड ड्रीम्स दैट माई पेपर बोट फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, ठीक है। और ये सपने में क्या देखते हैं कि इनका जो बोट है वो फ्लोट कर रहा है, करते जा रहा है आधी रात में भी खुले आसमान में चमकते हुए तारों के नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर द पोएट इज़ व्हाट, पोएट इज़ स्लीपिंग, क्राइंग, अशेम्ड या एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड तो नहीं है, ठीक है, असेम्ड भी नहीं है, रो भी नहीं रहे हैं, तो स्लिप कर रहे हैं। सपने में ही कोई सपना, मतलब सोकर ही कोई सपना दे सकता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द पोइटिक डिवाइस इन फॉलोइंग लाइन्स, हमें कौन सा पोइटिक डिवाइस या कौन सा बोल सकते हैं पोइटिक डिवाइस, ये होता है ना जब हम किसी पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ग्रामेटिक या फिर बोलते हैं लिटरेरी टर्म्स का, लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग पोइटिक डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डैश द लैंडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पर आपको देखना है लैंडिंग विद बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, ये जो है क्या है, फुल ऑफ ड्रीम्स, लैंडिंग इज़ देयर बास्केट्स, ये वाला हमें देखना है कहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको खोजते हैं तो हमें ये मिल जाएगा लास्ट लाइन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडिंग इज़ देयर बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ पर जो बात हो रही है एक्चुअली ये क्या है, मेटाफर है। क्या है, मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हाइपरबोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सैगरेट करके बताना। एक्सैगरेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के, अगर हम बोलते हैं किसी चीज़ को एकदम हाइपर करके बोलते हैं, उसे हम लोग हाइपरबोल बोल रहे हैं, ठीक है। सिमली अगर होता तो सिमली में हम लोग कंपेयर करते हैं दो चीज़ों के बीच में, लेकिन कंपेयर करते टाइम हम लोग क्या करते हैं, एज या फिर लाइक का यूज़ करते हैं, एज या फिर लाइक का यूज़ करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। ओनोमेटोपिया में क्या होता है, लाइक ये एक मिमिक्री टाइप का हो जाता है कि मतलब मिमिक्री वगैरह में अगर कोई साउंड को डिनोट करना होता है तो हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। तो ये तो यहाँ पर हो नहीं रहा, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हमारा आंसर क्या बच जाता है, मेटाफर। मेटाफर आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, ठीक है, बास्केट जो है कैसा है, फुल ऑफ ड्रीम्स। तो यहाँ पर विदाउट एनी काइंड ऑफ एज लाइक या सिमली या हाइपरबोल, यहाँ पर पोएट ने मेटाफर का यूज़ करके एंड किया हुआ है अपने इस पोएम को, ठीक है। सिमली, मेटाफर ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लिटरेचर में इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट कभी पढ़ा हुआ है तो भी आप जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पर क्या है, द मोस्ट सुटेबल थीम ऑफ द पोएम इज़, जो पोएम है उसका मोस्ट सुटेबल थीम क्या है, ठीक है। थीम की बात कर रहे हैं कि जो पूरा पोएट अगर हम पढ़ रहे हैं, अभी पोएम अगर हम पढ़ रहे हैं, तो अभी जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने आपको क्या बोला कि लग रहा है कि जो पोएम है वो किसी बच्चे ने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर किसी पोएट ने लिखा हुआ है, किसी एडल्ट पोएट ने लिखा है, किसी समझदार पोएट ने लिखा है, तो अपने बचपन के एक्सपीरियंस को शेयर किया हुआ है, ठीक है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन तो नहीं होगा, चाइल्डिश बिहेवियर भी नहीं होगा, ये बचपना तो नहीं है कि कोई बचपन में इतना ज़्यादा नहीं लिख सकता है, ठीक है। चाइल्डहुड एम्बिशन मतलब बचपन में कोई बच्चा भला क्या एम्बिशन रख सकता है, कोई लक्ष्य नहीं रख सकता है, नो। तो यहाँ पर हमारा बच गया चाइल्डहुड इनोसेंस, यानी बचपन में जो बच्चे मासूमियत अपना करते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, तो चाइल्डहुड इनोसेंस हमारा आंसर हो जाएगा,
बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो फ्लोटिंग पेपर बोट हो गया या फिर ड्रीमिंग ऑफ समवन फाइंडिंग देम, ये सोचना समझना, ये बिल्कुल क्या है, एक मासूम बच्चे का ही थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस होता है। और अपने इमेजिनेशन में एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो घूमते रहता है कि हाँ मेरा बोट अभी यहाँ चला गया होगा, इसको मिला होगा, उसने मेरा नाम पढ़ा होगा, इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में आती हैं। तो चाइल्डहुड इनोसेंस इज़ गुड, ठीक है। चाइल्डिश बिहेवियर गलत है। चाइल्डिश बिहेवियर कौन करेगा? जो बड़ा हो जाता है कोई भी इंसान, ठीक है, और वो बच्चे की तरह अगर बिहेव करे तो हम लोग बोलते हैं चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो चाइल्डहुड इनोसेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। Which of the following structure does the above poem follow? कौन सा जो फॉलो स्ट्रक्चर है वो पोएम फॉलो करता है इन चारों में से, ठीक है। अब किस कैटेगरी का हम लोग बात कर रहे हैं, किस स्ट्रक्चर पे बना हुआ ये पोएम है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4 तरह के। अगर आपने जानना है इन चारों को तो ठीक है, आप तुरंत आंसर लगा लोगे। अगर नहीं जानना है तो मैं एक एक करके ये कर रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं सोनेट की बात करता हूँ। सोनेट जो होता है ना, सिंपल रखना है कि सोनेट 16 नहीं, मतलब एक्चुअली 14 लाइन्स का होता है। कितने लाइन्स का होता है? तो सोनेट कितने लाइन्स का होता है? तो 14 लाइन्स का अगर हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा सोनेट, ठीक है। अगर वो 14 लाइन्स का हो तो यहाँ पर आप काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 4 5 6 7 8, मतलब ज़्यादा 14 लाइन्स का तो है नहीं, तो ये सोनेट नहीं होगा हमारा। अब यहाँ पे बलाड आता है, तो बलाड इज़ लाइक नैरेटिव होता है, उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि कोई किसी से बात कर रहा है, इस तरह का उसमें थीम आता है, तो ये भी नहीं है हमारा, सोनेट भी नहीं है। अब वर्स जो होता है, देखो फ्री वर्स और ये वर्स, स्ट्रक्चर जो होता है ना, वर्स का एक कैटेगरी है फ्री वर्स। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्री है, ठीक है, कॉम्पैक्ट है, जो भी चीज़ें, तो हम लोग वर्स को भी यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि वर्स का हमें कैटेगरी देखना है। तो ये कैसा है? फ्री वर्स है, ये कोई सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई राइमिंग स्कीम आप देख सकते हो, किसी ऐसा है कि लास्ट में अगर लाइव है इसके भी लास्ट में लाइव होना चाहिए, कहीं पर उस तरह का सेम राइमिंग वर्ड वो सब हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स ये फ्री वर्स है, ठीक है, एकदम फ्रीली लिखा गया एक पोएम है। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, फ्री वर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट देयर इन द पोएट्स बोट। पोएट के बोट में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? पोएट के बोट में क्या नहीं है, इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पर पोएट बात कर रहा है कि उनके बोट में उन्होंने क्या क्या लोड करके रखा हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या लोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें, आई लोड माई लिटिल बोट विद स्यूली फ्लावर, स्यूली फ्लावर तो है यहाँ पर है, व्हाट इज़ नॉट देयर इन दी पोएट्स बोट, तो स्यूली फ्लावर्स तो है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। फ्रॉम आर गार्डन एंड होप दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू द लैंड इन नाइट, ठीक है। तो लिटिल क्लाउड्स यहाँ पर फेरीज ऑफ स्लीप, ये भी चलो ये भी है ही उसमें। बास्केट फुल ऑफ ड्रीम्स, ड्रीम्स भी उन्होंने अपना उसमें लोड किया हुआ है ये। सो लाइक क्या है? लिटिल क्लाउड्स, क्लाउड्स को कोई तो लोड नहीं कर सकता बोट के अंदर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो पेडागोजी से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। अब वो हमारा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, मतलब जो कि हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग पेडागोजी को देख लेते हैं, ठीक है। इस साइड में हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सबसे पहली बात है मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। क्या होता है मेटा लिंग्विस्टिक, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुभाषावादी, ठीक है, बहुभाषावादी इसको बोला जाता है। अवेयरनेस इज़ डिस्क्राइबिंग द ग्रामर रूल, ग्रामर रूल को डिस्क्राइब करना, ये एक मेटा लिंग्विस्टिक है, नहीं है। द स्टडी ऑफ हाउ लर्नर्स लर्न, सबसे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, फिर इसके आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस इन्वॉल्व्स द अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। मतलब जैसे यहाँ पर लिंग्विस्टिक की बात हो रही है तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, पहली बात तो ये, और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स स्ट्रक्चर्स पे क्या करता है? फोकस करता है, और उसको समझने का प्रयास अगर कोई इसमें करता है तो उसे हम लोग मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस बोलते हैं, ठीक है। सच एस ग्रामर हो गया, सिंटैक्स हो गया, वोकैब्युलरी हो गया, लैंग्वेज रूल्स हो गए, ये सारे मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस के अंदर आते हैं, ठीक है।
इट अलाउज इंडिविजुअल टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज क्रिटिकली, मतलब इससे क्या लोग अपने लैंग्वेज के बारे में क्रिटिकली, ठीक है, क्रिटिकली का मतलब क्या होता है कि एक चिंतन या फिर अपना एक क्रिटिसाइज़ करना किसी लैंग्वेज के ऊपर या कुछ करना, उसमें कुछ कमी दिख रहा है तो उसको बताना। तो एनालाइज इट्स फीचर एंड मैनिपुलेट देम कॉन्शियसली, तो ये उनका काम होता है कि कॉन्शियसली ध्यानपूर्वक मतलब मैनिपुलेट करना उसके फीचर को, उसके गुण जो भी हैं उसके अंदर, उसको एनालाइज करना, उस पर क्रिटिक अपना मतलब क्रिटिसिज्म देना, ये सारी चीज़ें होती हैं मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में इम्पॉर्टेंट स्किल है डेवलपमेंट, and it enables individual to reflect on their own language use, अपने लैंग्वेज के ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या करता है, इनेबल करता है, कि लायक बनाता है, कि काबिल बनाता है लोगों को। आइडेंटिफाई लैंग्वेज एरर्स, लैंग्वेज में, भाषा में क्या मिस्टेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। एंड मेक इन्फॉर्म्ड लैंग्वेज चॉइसेस, ठीक है, और जो इन्फॉर्म्ड लैंग्वेजेस हैं उसको चॉइसेस बनाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस के अंदर आती हैं। इसका मैं एक वीडियो भी लेकर आऊँगा, कॉन्सेप्चुअल वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो क्वेश्चन इस पे आते हैं, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस इज डिस्क्राइबिंग द ग्रामर, डिस्क्राइब करना नहीं था, मैंने यहाँ पर देखा था, अंडरस्टैंडिंग था, मतलब समझना था, समझाना नहीं था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। द स्टडी ऑफ हाउ लर्नर्स लर्न फॉलो सर्टन लिंग्विस्टिक पैटर्न इन थर्ड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज की यहाँ पर बात हो रही है, तो लिंग्विस्टिक के किसी भी लैंग्वेज की बात हो सकती है। तो द स्टडी ऑफ हाउ लर्नर्स लर्न, कैसे लर्नर्स सीखते हैं, फॉलो करते हैं सर्टन लिंग्विस्टिक्स पैटर्न को, ये इसमें बात की गई है। तो ये भी हमारा आंसर, इसको रखते हैं अभी पेंडिंग में, ये हमारा आंसर भी नहीं के बराबर ही है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इसमें पॉजिटिव दिख रहा है। तो द एबिलिटी टू थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। अवेयरनेस क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि थिंक एंड इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है क्या करने के लिए, थिंक एंड टॉक अबाउट लैंग्वेज क्रिटिकली, तो अपने लैंग्वेज के ऊपर सोचने में और उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने में, उनके ऊपर बात करने के लिए जो एबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है कौन, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। ठीक है, ये हमारा तो एकदम डिट्टो मैच हो रहा है, तो ये हमारा तो आंसर यहाँ पर कंफर्म है, ये होगा ही, लेकिन हम बी को भी रखते हैं। डी में आते हैं अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप साउंड एंड इट्स मीनिंग, रिलेशनशिप किसके बीच में समझना है भाई, साउंड एंड इट्स मीनिंग, साउंड की तो बात हो ही नहीं रही, यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसको भी एलिमिनेट करते हैं। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। नेक्स्ट में हम लोग मूव करते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 6 आस्क्ड लर्नर टू रीड अ चैप्टर, क्लास 6 का टीचर है, अपने लर्नर से पूछता है, एक चैप्टर पढ़ने के लिए कहता है, फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, अपने बुक से, और एक्सट्रैक्ट इट्स लिटरल मीनिंग, और इसका लिटरल मीनिंग, उसका जो मीनिंग है, उस चैप्टर को पढ़ के उसका जो मीनिंग होता है उसको बोलता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए। तो जो टीचर हैं वो क्या कर रही हैं, तो सी इज़ डेवलपिंग डैश रीडिंग स्किल इन देम, उनमें कौन से रीडिंग स्किल को वो डेवलप कर रही हैं। यहाँ पर 4 रीडिंग स्किल है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है, जिग्साव है और शेयर्ड है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से उसको पढ़ा जा रहा है, और बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं कि उसका एक लिटरल मीनिंग निकाल रहे हैं, मतलब अपने वर्ड में उसको क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। किसी को पढ़ना अच्छे से और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड में, वो हमारा इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि इंटेंसिव जो रीडिंग है वो क्या है। It is a strategy that focuses on gaining deeper and literal meaning of the text being read. तो यहाँ पर क्या है, इंटेंसिव रीडिंग क्या है, इट इज़ ए स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी होता है दैट फोकसेज ऑन, जो कि फोकस करता है किसके ऊपर, गेनिंग डीपर, मतलब गहराई से किसी चीज़ को पढ़कर उसका जो नॉलेज है और उसका जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग जो है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करने का जो स्ट्रैटेजी होता है वो डेवलप होता है। तो पहले ही लाइन में हमें मिल जाता है क्या, इंटेंसिव रीडिंग का यहाँ पर पूरा का पूरा मैच मिल जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, इंटेंसिव रीडिंग सेज स्ट्रेस और मास्टरी ऑफ वर्ड्स एज एम्फेसाइज रीडिंग टेक्स्ट थोरोली एंड डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम
दैट इनहेंसेस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। इससे क्या होता है कि हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है या क्रिटिसिज्म का जो एक लेवल है वो हमारे अंदर डेवलप होता है और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस वगैरह को इन्हेंसमेंट मिलती है। ये सारी चीज़ें हो गई, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। जब आप लैंग्वेज और उसके डेवलपमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब मिलेगा। रीडिंग को भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर एक आ जाता है लिंग्विस्टिक का नाम। एज़ पर नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की का नाम आपने अगर सीटेट का प्रिपरेशन पहले किया है तो सुना ही होगा, या अगर आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपने नोम चॉम्स्की का नाम सुना होगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन थे आखिर नोम चॉम्स्की जो हैं ये कौन थे, ठीक है। नोम चॉम्स्की कौन थे, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नोम चॉम्स्की कौन थे। तो नोम चॉम्स्की नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का इनको क्या बोला जाता है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का इनको क्या बोला जाता है, फादर बोला जाता है, ठीक है। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का इनको फादर बोला जाता है। हैज़ मेड अ क्रूशियल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक। और इन्होंने लिंग्विस्टिक्स के फील्ड में एक अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, क्रूशियल कंट्रीब्यूशन करा है। ही हैज़ प्रपोज्ड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी। उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी यानी कि हम लोग इसको बोलते हैं LAT, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, LAT इन्होंने दिया है। दैट इज़ प्राइमरी रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। और ये किससे रिलेटेड है, LAT जो है जिसको नोम चॉम्स्की ने दिया हुआ किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इतनी सारी बातें होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं। एज़ पर नोम चॉम्स्की चिल्ड्रन आर प्रोग्राम्ड टू एक्वायर लैंग्वेज, ठीक है। चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, प्रोग्राम्ड रहते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के लिए ड्यू टू द इनबिल्ट नॉलेज ऑफ अ, ठीक है। किसके कारण, इनबिल्ट नॉलेज उनके अंदर होता है, वो किस चीज़ का नॉलेज होता है। तो यहाँ पर सिंपल हमारा जो आंसर होता है वो यूनिवर्सल वोकैब्युलरी, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है, लैंग्वेज को एक्वायर करने की बात हो रही है। एक्वायर करना लैंग्वेज को यानी कि सीखना, ठीक है। और कोई भी बच्चा अगर पहली बार कोई लैंग्वेज सीख रहा है, आपने नोटिस किया होगा कि चलो आपने ही अपने बचपन में हिंदी सीखी या फिर अपने जो भी डायलेक्ट है उनको सीखा है, तो आपने क्या किया होगा कि मतलब कोई ग्रामर वगैरह नहीं पढ़ा होगा, आपने बस सीख लिया, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर आपके अंदर जो है ना कोई स्ट्रक्चर नहीं है, पहले से यूनिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं है, आपके अंदर कोई डायलेक्ट नहीं है कि आप एकदम पैदा ही हुए हो उस लैंग्वेज के साथ। तो आपके पास ना एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है कि चलो बोलते बोलते बच्चा किसी ग्रामर के रूल को फॉलो किए बिना वो लैंग्वेज बोलना सीख जाता है। कि लड़की है तो उसको बोलेंगे वो खाती है, लड़का है तो वो खाता है, इस तरह की चीज़ें वो सीख जाता है, ग्रामेटिकल रूल्स सीख जाता है। तो नोम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके अंदर इनबिल्ट नॉलेज होता है किसी चीज़ का, यूनिवर्सल ग्रामर का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उनके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर का इनबिल्ट नॉलेज होता है नोम चॉम्स्की के अनुसार, ठीक है, जो कि लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट। यहाँ बात हो रही है लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट की, ठीक है। लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट की अगर बात होती है तो लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट की बात होती है तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट है क्या, ठीक है। पहले हम इसको समझ लेते हैं शॉर्ट में, उसके बाद फिर हम आएंगे क्वेश्चन पे और फिर देखेंगे कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे सामने उसका आंसर क्या होगा। सो पहला है अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इज़ वन वेयर स्टूडेंट्स आर सराउंडेड बाय टॉकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन अ वेराइटीज़ ऑफ कंटेक्स्ट, ठीक है। क्या लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट में जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सराउंडेड रहते हैं, उनको वो बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट के ऊपर अलग अलग वेराइटीज़ में लिखते हैं, ठीक है। सो इट एक्सपोजेज देम टू अ वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स। इनसे उनको क्या होता है, उसके पास लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट में एक दूसरे से बात करते हैं लोग, तो उनके पास क्या होता है, नए नए वर्ड का मतलब कलेक्शन बढ़ता है, ग्रामर वो सीखते हैं और लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स सीखते हैं। एंड इनकरेज देयर ओन लैंग्वेज यूज, और वो अपने लैंग्वेज का जो यूज़ करते हैं ग्रुप में बैठ करके, उनसे उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। फोस्टिंग स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो दीज माइट इंक्लूड रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग। अब लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट में क्या क्या हो सकता है,
रीडिंग हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, कन्वर्सेशन हो सकता है, डिस्कशन हो सकता है, सॉन्ग्स एंड राइम्स हो सकते हैं, या फिर अदर लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटीज़, मतलब जो भी लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर हो सकती हैं। विजुअल क्यूज़, रिटन वर्ड्स एंड वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आर प्रिवेलेंट, अलाउइंग चिल्ड्रन टू सी एंड नोटिस लैंग्वेज इन एक्शन। तो ये सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट के हम क्वेश्चन देखते हैं। इट हेल्प्स टू लर्न अबाउट वेरियस कल्चर ड्यूरिंग देयर स्कूलिंग, ठीक है। वेरियस कल्चर, लैंग्वेज हम सीख रहे हैं तो कल्चर होना सीखेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। इट लेज द फाउंडेशन फॉर स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग मास्टरी ऑफ लैंग्वेज थ्योरीज, ये क्या करता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, हमारा मास्टरी ऑफ लैंग्वेज थ्योरी की बात कर रहा है। इट हेल्प्स इन अटेनिंग मास्टरी ऑफ लैंग्वेज थ्योरी, तो लैंग्वेज थ्योरी को मास्टरी करने में ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लर्नर्स डाइवर्स नीड, और यहाँ पर इट लेज द फाउंडेशन फॉर स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये फाउंडेशन बनाता है स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है, बच्चे के बीच में। यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा क्या है, आंसर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा इसका, कि ये क्या करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोल्ड लेटर में, मैंने पहले भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, ठीक है, और फाउंडेशन इसका जनरेट होता है लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट में। लैंग्वेज ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्पॉन्टेनियस मतलब स्पीड के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये हमारे क्वेश्चंस थे आज के। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर अगर देखें तो अभी हमारे पास कुल 103 दिन के आसपास टाइम है सीटेट के लिए, अगर डेट एक्सपेंड नहीं होता है तो। और इस बीच में इलेक्शन वगैरह भी हैं तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं जल्द ही इस पर EVS की क्लासेस भी लाऊंगा, या फिर जो भी इससे रिलेटेड क्लासेस हैं बस वो भी लेकर आऊँगा। यहाँ पर ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। PYQs ही कर लो कम से कम आकर इस चैनल पर, मतलब टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर है कुछ पढ़ लिया जाए। अगले वीडियो में हम फिर से आएंगे। जो हमारा रूटीन में चल रहा है, जो हमारा शेड्यूल में चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ वी विल डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवरी डे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।